नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। आज इस बुलेटिन में बात होगी बैंक और उद्योग की परेशानी की, पीएम केयर्स फंड में हो रही हेराफेरी की, जानेंगे कि राफेल को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को कैसे घेरा और बिहार में बीजेपी को क्यों फायदा पहुंचा रहा है चुनाव आयोग। साथ ही इस बुलेटिन में बात होगी सिंधिया के समर्थकों से क्यों परेशान हो सकती है बीजेपी, और आखिर में बात नीट और जी की परीक्षाओं पर सरकार के फैसले की। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के अंतिम दिन भी जमकर मचा हंगामा। हंगामे के बीच 28 महत्वपूर्ण विधेयक हुए पारित। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी नई टीम का किया ऐलान। नई टीम में 16 प्रदेश उपाध्यक्ष, 7 प्रदेश महामंत्री बनाए गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति के बाद नई टीम का किया गया ऐलान। सेवानिवृत्त पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को मिली नई जिम्मेदारी। अब देश के नए चुनाव आयुक्त होंगे राजीव कुमार। 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं राजीव कुमार। दिल्ली में बिजली मंत्रालय ने बिजली उत्पादक और वितरण कंपनियों को दी सलाह। देरी से भुगतान पर अधिकतम 12% अधिभार लगाएं बिजली उत्पादक कंपनियां। स्वास्थ्य मुसीबत को देखते हुए मंत्रालय ने दिए आदेश। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। स्वास्थ्य मुसीबत से देश के हर सेक्टर को नुकसान पहुंचा है। बड़े उद्योगों के पास ज्यादा संसाधन होते हैं, इसलिए जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, वहां कामकाज पटरी पर आता हुआ दिखाई दिया। लेकिन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज यानी एमएसएमई सेक्टर इससे उबर नहीं पा रहा है, जिसे जरूरत है आर्थिक मदद की, जो बैंकों से मिल सकती है। मदद सीधे तौर पर सरकार भी कर सकती है, लेकिन बैंकों की हालत तो खुद ही खराब है और सरकार मदद करती दिख नहीं रही है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बैंकों को भी 2,01,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। बैंक मदद के लिए सरकार की ओर देख रहे हैं और इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे राजीव जी। महामारी के दौर ने देश के हर सेक्टर को झटका दिया है। ऑटोमोबाइल, फूड, पर्यटन, हर क्षेत्र को लेकर नुकसान हो रहा है। वहीं बैंकिंग और एमएसएमई सेक्टर के खराब हालात ने इस परेशानी को और बढ़ा दिया है। किसी भी सेक्टर को सरकार मुसीबत से बाहर नहीं निकाल पा रही है। यह हालात अब सभी के लिए चिंता का सबब बन गए हैं। हर कोई कह रहा है कुछ तो करो सरकार, कंपनियों और बैंकों को बेचने की बजाय उनकी स्थिति सुधारो सरकार। अब मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भी सरकार को यही सलाह दी है। मूडीज ने कहा कि कमजोर पूंजीगत भंडार को देखते हुए सरकारी बैंकों को 2 साल में 2,10 करोड़ रुपए तक बाहरी पूंजी की जरूरत होगी। इसके लिए सरकारी समर्थन सबसे अधिक भरोसेमंद स्रोत होगा। मूडीज की उपाध्यक्ष अलका अमरासू ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था में 2020 से 21 के दौरान तेजी से गिरावट आएगी। हालांकि 2021 से 22 में अर्थव्यवस्था में मामूली सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले मोदी सरकार को बड़ा कदम उठाना होगा। उसे आर्थिक मदद करनी होगी। जहां एक तरफ मूडीज चेतावनी दे रहा है, तो वहीं आंकड़े भी बता रहे हैं कि व्यापार की रफ्तार थम गई है। आंकड़े बताते हैं कि देश में 6 करोड़ 30 लाख एमएसएमई यूनिटों में 90% ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन इनमें से 25% ही अपनी 50% क्षमता के साथ काम कर पा रही हैं। इसका कारण मांग में कमी, लॉजिस्टिक की दिक्कतें और फंड की कमी है। फाउंडेशन फॉर एमएसएमई क्लस्टर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तमाल सरकार का कहना है कि 85% एमएसएमई यूनिट घर से काम करती है और बैंकों तक उनकी पहुंच काफी कम है। सरकार ने जो लिक्विडिटी पैकेज दिया है वो उसका लाभ लेने में सक्षम नहीं है। सरकार को इनके लिए अलग से फंड या फास्ट ट्रैक मुद्रा का ऑप्शन देना चाहिए ताकि एमएसएमई को मजबूती मिले। ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि देश मुसीबत से घिरा हुआ है और अगर सुधार नहीं हुआ तो करोड़ों लोगों पर इसका असर होगा, क्योंकि देश में एमएसएमई सेक्टर लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। देश के निर्यात में 50% और जीडीपी में इसकी 30% हिस्सेदारी है। अब देखना होगा कि इन चेतावनियों के बाद सरकार क्या कदम उठाती है। राजीव जी, इस समय पूरा देश मुसीबत में है और वो मदद के लिए सरकार की ओर देख रहा है। 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज भी बड़ा असर नहीं कर पाया है। उम्मीद थी कि केंद्र सरकार जनता को राहत देने के लिए कोई और घोषणा करेगी। 15 अगस्त को भी लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि पीएम लाल किले से कोई ऐलान करेंगे, लेकिन सरकार मदद करती नहीं दिख रही है। आखिर केंद्र सरकार किसका इंतजार कर रही है?
जी सृष्टि, वाकई देश की अर्थव्यवस्था जिस हाल में पहुंच चुकी है उसे देखकर यही सवाल मन में उठता है कि सरकार आखिर किस बात का इंतजार कर रही है। क्या वो ये चाह रही है कि आम जनता अपना स्वाभिमान छोड़कर घुटनों पर आ जाए और फिर वो उन पर राहतों का मखमली चाबुक चलाए, या फिर वो इस बात का इंतजार कर रही है कि देश की सारी सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को अपने उद्योगपति मित्रों को कौड़ियों के दाम बेचकर उन्हें विश्व के अमीर व्यक्तियों की सूची में सबसे ऊपर ले आए और फिर वो देश को ज्ञान दे कि ये सब देश की भलाई के लिए ही तो हो रहा है। और जनता भी शायद इंतजार कर रही है कि सरकार की संवेदनशीलता कभी तो जाग जाए, उसे लोगों का दुख दर्द दिखाई दे, या फिर जनता एक भव्य मंदिर बनने का इंतजार कर रही है जिसके बाद देश को भगवान भरोसे छोड़ा जा सके। वैसे भी इस वक्त यही लग रहा है कि देश को मझधार में ही छोड़ दिया गया है कि किस्मत की लहरें उसे जहां चाहे उसे पटक दे। देखिए सृष्टि, आर्थिक आपदा कोई प्रकृति का कहर तो है नहीं कि इससे आगे इंसान बेबस हो जाए। ये तो इंसानों के फैसलों से आई हुई मुसीबत है और इस वक्त देश में फैसले लेने का हक तो सरकार का ही है, मोदी सरकार का ही है, जिसने बीते मार्च से एक भी फैसला ऐसा नहीं लिया है जिससे आम जनता को राहत पहुंचे, बल्कि उसके सारे फैसले कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ही हुए हैं। आर्थिक विशेषज्ञ न सिर्फ आने वाली कठिनाइयों को लेकर सावधान कर रहे थे बल्कि उनसे बचने के उपाय भी सुझा रहे थे, लेकिन सरकार ने सारे सुझाव अनसुने कर दिए। जाहिर है कि उसे आम जनता की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए चाहे सरकारी बैंक हो या एमएसएमई, जिस चीज से भी गरीबों का या आम लोगों का वास्ता है, सब बर्बाद हो रहे हैं और सरकार अपने आबाद होने के पैंतरे चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी तमाम जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। जब से पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की है तब से ये विवादों में है। कांग्रेस इस पर लगातार सवाल उठा रही है और आज भी कांग्रेस के पीएम केयर्स फंड को लेकर सवालों की बौछार की है, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी का तिलमिलाना तय है। एक रिपोर्ट देखिए। पीएम केयर्स फंड को लेकर बीजेपी दावा कर रही है इससे जनता का भला होगा, ये पैसा गरीबों के काम आएगा। जब भी सरकार ये दावा करती है तो सवाल उठता है कि कितना पैसा कब कहां कैसे खर्च हुआ, लेकिन जब ये सवाल उठाया जाता है तो जवाब कुछ नहीं मिलता, उल्टा विपक्ष को गलत ठहरा दिया जाता है, जिसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने एक खबर का हवाला देते हुए पीएम केयर्स फंड पर सवाल खड़े किए हैं। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम केयर्स फंड पर प्रश्न पूछना राष्ट्र विरोधी है। तंज भरे ट्वीट में सुरजेवाला ने कहा कि सार्वजनिक धन से खरीदे गए वेंटिलेटर विफल हो रहे हैं और अग्रिम भुगतान करोड़ों में किया जा रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सीएजी ऑडिट के लिए नहीं कहा है। सुरजेवाला ने कहा कि कई नेताओं ने कहा है कि मोदी सरकार जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है, सरकार को फंड के बारे में जानकारी देनी चाहिए। कांग्रेस ने ये सवाल उस वक्त में उठाए हैं जब फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड ही है, कोई भी व्यक्ति या संस्था एनडीआरएफ में रकम दान कर सकता है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड का बचाव भी किया था। इसे लेकर भी कांग्रेस ने मोदी सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया था और अब पार्टी की ओर से घेराबंदी का सिलसिला जारी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वाकई फंड में हो रही है कोई हेराफेरी? प्रधानमंत्री राहत कोष होने के बावजूद सरकार ने पीएम केयर्स फंड बनाया और जब से ये बना है तब से ही ये सवालों के घेरे में है। वहीं एक और मामला जो डील के साथ ही सवालों में घिरा हुआ है वो है रफाल की खरीद। एक बार फिर इसे लेकर मामला गर्मा गया है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रफाल को लेकर रिश्वत की बात तो पहले ही कही थी, लेकिन अब राहुल ने एक ऐसी बात बोल दी है जिससे फिर मोदी सरकार शक के घेरे में आ सकती है। तो क्या कुछ कहा है राहुल ने, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। दरअसल इस बार राहुल ने अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महामारी का नहीं बल्कि रफाल का मुद्दा उठाया है। रफाल के मुद्दे पर राहुल गांधी पहले भी मोदी सरकार को घेरते रहे हैं और अब राहुल ने इसे लेकर ट्वीट कर मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। साथ ही राहुल ने महात्मा गांधी का एक कथन भी लिखा है। आपको बता दें कि राहुल ने ट्विटर पर जो रिपोर्ट शेयर की है उसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने रफाल डील से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी सीएजी को देने से मना कर दिया है। राहुल ने ट्वीट में लिखा, रफाल के लिए भारत के खजाने से पैसा चुराया गया, सच एक है, रास्ते कई हैं। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब रफाल को लेकर राहुल ने अपनी आवाज बुलंद की हो। इससे पहले भी राहुल ने मोदी सरकार पर इस सौदे में रिश्वत के आरोप लगाए थे।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 59,000 करोड़ रुपए में 36 रफाल विमान की खरीद के मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली जनहित याचिकाओं को दिसंबर 2018 में खारिज कर दिया था। साथ ही कहा था कि उसे इसमें कुछ गलत नजर नहीं आया। हालांकि इसके बाद भी सियासी पारा जोरों से गरमाया। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रफाल सौदे में रिश्वत के आरोप लगाए थे और इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। आपको बता दें कि एनडीए सरकार ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांस से 36 रफाल विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ रुपए का सौदा किया था। रफाल हो या कुछ और, राहुल गांधी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। केंद्र सरकार पर अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने पर सवाल भी उठ रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग पर उंगली उठ रही है कि वो केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। कई राज्यों में लोकसभा और विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। अब चुनाव आयोग की गाइडलाइन पर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने तो आयोग की घोषणा के बाद बीजेपी को भी घेर लिया है। साथ ही इशारों में चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच साठगांठ की बात भी कही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच अक्सर साठगांठ का आरोप लगाया जाता है। कर्नाटक, दिल्ली, महाराष्ट्र चुनाव के वक्त भी तारीखों को लेकर आयोग पर सवाल उठे थे और अब बिहार में तो तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, केवल गाइडलाइन ही जारी की गई है, उस पर ही बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने आयोग के ऐलान को सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला करार दिया है। पार्टी ने कहा कि निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव संपन्न होना संभव नहीं है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि आयोग को महामारी के दौरान चुनाव कराने के लिए जो सुझाव कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने दिए हैं, उनका समावेश इन दिशा निर्देशों में नहीं किया गया है और ऐसा करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नए दिशा निर्देश निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव के लिए पर्याप्त नहीं है और इसमें सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने की कवायद की गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराने की सलाह को खारिज किया गया है। बहुत बड़ी आबादी मतदान में हिस्सा लेगी और इन मशीनों का इस्तेमाल करेगी जिनसे बीमारी फैल सकती है। इसका ख्याल चुनाव आयोग ने नहीं रखा है। उसने केवल बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया है। ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने आयोग के फैसले की मुखालफत की हो। इससे पहले भी कई बार पार्टी आवाज उठा चुकी है, लेकिन अब तो बिहार में चुनाव के ऐलान से पहले ही बवाल खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि आगे कितना बढ़ता है। चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता है, वैसे ही विरोधियों को घेरने की कोशिश सभी राजनीतिक दल करते ही रहते हैं। सभी दलों की रणनीति चुनाव में किसी भी तरह जीत हासिल करने पर टिकी होती है। बिहार में विधानसभा चुनाव है तो मध्य प्रदेश में भी 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जो राज्य की शिवराज सरकार का भविष्य तय करेंगे। क्योंकि चुनावी बाजी जिस ओर जाएगी, मध्य प्रदेश की सत्ता भी उधर ही चली जाएगी। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। तो कैसी चल रही है दोनों दलों की तैयारियां, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सिंधिया के सहारे फिर कमल तो खिला दिया, लेकिन अब उसका सत्ता में बरकरार रहना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने सिंधिया के गढ़ में ही सेंधमारी कर बीजेपी को सरकार से बेदखल करने की तैयारी कर ली है। दरअसल बीजेपी ग्वालियर और चंबल में डेरा डाल रही है। शिवराज और महाराज दोनों ग्वालियर और चंबल में 3 दिन तक धुआंधार प्रचार करेंगे और वहां की 16 सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की कोशिश है कि वो किसी तरह से 16 सीटों को हासिल कर अपनी सरकार बचाए, लेकिन कांग्रेस उसके अरमानों पर पानी फेरने के लिए खड़ी हो गई है। कांग्रेस ने 27 अगस्त को पार्टी की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता कमलनाथ करेंगे। बैठक में उपचुनाव की रणनीति के फाइनल ड्राफ्ट पर मंथन होगा। अब तक विधानसभा वार रणनीति तय कर रहे कमलनाथ 27 सीटों के लिए पार्टी की रणनीति को फाइनल रूप देंगे। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि कमलनाथ पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते संगठन को मजबूत बनाने और उस चुनाव में पार्टी की जीत तय करने के लिए मंथन कर रहे हैं। इसी के तहत 27 अगस्त को होने वाली बैठक में उपचुनाव के फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा होगी।
पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ज्यादातर फोकस ग्वालियर और चंबल पर है। पार्टी यहां सिंधिया की धोखेबाजी को बताएगी। कांग्रेस बीजेपी और सिंधिया की नाकामियों को जनता के सामने रखेगी। कांग्रेस के इस प्रचार से बीजेपी को परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर जनता ने सिंधिया पर विश्वास नहीं जताया तो सत्ता को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिलेगा। यानी साफ है कि बीजेपी जो सोचकर सिंधिया को पार्टी में लाई थी वो उल्टी पड़ सकती है। खैर, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज का ताज बचेगा या फिर कमलनाथ वापसी करेंगे। वहीं चीन की भी कोशिश है कि वो भारतीय बाजार में फिर से वापसी कर ले, लेकिन भारत चीन को लेकर लगातार सख्त कदम उठा रहा है, जिससे चीनी कंपनी मुसीबत में दिख रही है। जी हाँ, मेक इन इंडिया को प्राथमिकता देने के लिए भारतीय रेलवे ने 44 वंदे भारत ट्रेन सेट रेक टेंडर को रद्द कर दिया है, ताकि किसी चीन कंपनी को यह टेंडर ना मिल सके। अब नया टेंडर नए नियमों के साथ अगले हफ्ते जारी किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। चीन के अतिक्रमणकारी रवैये के बाद से ही भारत ने अपने यहाँ चीनी निवेश पर लगाम लगाना शुरू कर दिया है। कई सेक्टरों में चीनी कंपनियों के काम करने पर अघोषित रूप से पाबंदी भी लगा दी गई है। चीन के 100 से ज्यादा ऐप पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और अब भारत सरकार ने चीन को लेकर एक और सख्त फैसला किया है। दरअसल भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेन सेट रेक टेंडर को रद्द कर दिया है। ये टेंडर इसलिए रद्द किया गया क्योंकि इसमें चीन की एक कंपनी हिस्सा ले रही थी। रेलवे की ओर से टेंडर को रद्द करने का कारण मेक इन इंडिया को गति देना बताया जा रहा है। अब इसके लिए नए सिरे से टेंडर मंगाए जाएंगे और इसके लिए नए नियम भी बनाए जाएंगे। नए नियमों में कोई चाइनीज कंपनी बोली नहीं लगा पाएगी। यहाँ तक कोई भी चीनी कंपनी जो भारतीय कंपनियों के जॉइंट वेंचर में है वो भी बिड नहीं कर पाएगी। नए टेंडर के नियम फिलहाल वंदे भारत एक्सप्रेस के 44 नई ट्रेन सेट बनाने के टेंडर पर ही लागू होगा। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस यानी सेमी हाई स्पीड ट्रेन एक बड़ा सपना है और रेलवे की ओर से वंदे भारत ट्रेन रेक टेंडर निकाला था। रेलवे को उम्मीद थी कि इस टेंडर में दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां हिस्सा लेंगी, जिससे ट्रेन की क्वालिटी और बेहतर हो सकेगी। इसीलिए रेलवे ने इसका ग्लोबल टेंडर निकाला, लेकिन टेंडर में बचत की गुंजाइश कम देखकर चीन के अलावा किसी कंपनी ने हिस्सा नहीं लिया। CRRC ही एकमात्र विदेश कंपनी थी जिसने टेंडर में हिस्सा लिया था। CRRC को मिलाकर कुल 6 कंपनियों ने टेंडर में हिस्सा लिया था, लेकिन बाकी 5 कंपनियां भारतीय हैं। बता दें कि CRRC चीन की सरकारी कंपनी है जिसने गुरुग्राम में अपनी भारतीय सहयोगी कंपनी पायनियर फिल्म मेड प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर कंपनी CRRC और पायनियर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड बनाया और इसी के नाम से टेंडर में हिस्सा लिया था। और बुलेटिन के आखिर में बात नीट और जी परीक्षाओं को लेकर NTA की क्लीन चिट की। स्वास्थ्य हालात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में परीक्षाओं को स्थगित न करने का फैसला सुनाया था और छात्रों में इस फैसले को लेकर नाराजगी देखने को मिली, जिसके बाद ऐसी खबरें आई कि छात्रों की नाराजगी को देखते हुए परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी। लेकिन अब NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समय पर ही परीक्षाएं की जाएंगी। एक रिपोर्ट देखिए। महामारी के बीच परीक्षाओं के आयोजन का मुद्दा जोरों पर है, खासकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी JEE की परीक्षाओं को लेकर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर छात्रों की नाराजगी जमकर देखने को मिल रही है। कल तक खबर थी कि शायद परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएंगी, लेकिन इस मामले में अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि परीक्षाओं का आयोजन तय समय पर ही किया जाएगा। यानी नीट की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि JEE की परीक्षाओं का आयोजन 1 से 6 सितंबर के बीच किया जाएगा। NTA का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग को लेकर निरस्त की गई याचिकाओं के बाद अब परीक्षाएं स्थगित करने का कोई कारण नहीं है। NTA ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि हम मानते हैं कि महामारी चल रही है, लेकिन कुल मिलाकर जीवन चलता रहेगा। छात्रों का भविष्य अधर में नहीं लटकाया जा सकता और न ही एक शैक्षिक सत्र को बर्बाद किया जा सकता है। NTA के इस बयान से ये बिल्कुल साफ है कि अब एहतियात बरतते हुए परीक्षाएं होंगी और इन्हें स्थगित नहीं किया जाएगा।
इससे पहले सरकारी सूत्रों ने भी संकेत दिया था कि परीक्षा विस्तृत व्यवस्था के साथ निर्धारित की जा सकती है। इसके अलावा महामारी के मद्देनजर उम्मीदवारों की सुविधा के लिए एनटीए ने जेईई मेन के उम्मीदवारों को अपने परीक्षा केंद्र को 5 बार बदलने का विकल्प दिया है और 63,931 उम्मीदवारों ने इसका लाभ भी उठाया है। इसी तरह का विकल्प नीट के उम्मीदवारों को भी दिया गया है और उनमें से लगभग 95,000 ने इसका लाभ उठाया है। खैर, अब परीक्षाएं तो निर्धारित समय पर आयोजित हो रही हैं, लेकिन देखना होगा कि महामारी के मद्देनजर परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं। दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।